नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। शरद पवार मोदी जी के साथ एक मंच पर होंगे और उसी मंच पे देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री हैं और महाराष्ट्र के भाजपा के बड़े लीडर भी हैं, अब ये एक मंच पर साझा होंगे यूं तो एक कार्यक्रम में, लेकिन खलबली मची हुई है कांग्रेस के इंडिया नाम के गठबंधन में। ये जो INDIA गठबंधन है, इस सब को लेकर के एक खड़बड़ी ये भी मची हुई है कि जो अवार्ड अभी तक देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उसमें आपको बता दें अभी तक इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी को मिला है, वही इनाम ये शरद पवार मोदी जी को क्यों दे रहे हैं। असली बात तो यह है कि वो कार्यक्रम बेशक आपको लगे कि एक मंदिर का ट्रस्ट है, वो उस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है जिसमें लोकमान्य तिलक के राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाना है, तो कहने को कहा जा रहा है कि आयोजक मंडलों को ने शरद पवार को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है। इसमें शरद पवार जी का कोई रोल नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह पूर्व नियोजित कार्यक्रम है। शरद पवार जी के इशारे पर ही ये हो रहा है और ये पहले से तय था ताकि एक मंच पर साझा हो। शरद पवार जी जब दो शब्द बोलेंगे, अपना अध्यक्षीय भाषण देंगे, तो उसमें वो मोदी जी की तारीफ करें। मोदी जी की तारीफ का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो पिछले दिनों मोदी जी से या भारतीय जनता पार्टी से शरद पवार जी की तलखियां बढ़ी हैं, जिस तरह के उन्होंने पिछले दिनों बयान दिए हैं, उससे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा था कि शरद पवार मोदी जी पर जो प्रहार कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि जो कांग्रेस का गठबंधन बने, उस गठबंधन में शरद पवार प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब ये बेंगलुरु की मीटिंग हुई, फिर पटना की बैठक हुई, इन दोनों बैठकों में ये साफ साफ हो गया कि कांग्रेस राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री चेहरा बनाने जा रही है। बेशक वो कहे कुछ भी, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, जिस तरह से कांग्रेस ने जो बैकग्राउंड है स्टेज की उस मीटिंग में, उसके ऊपर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का फोटो बेंगलुरु में लगाया, इशारा बिल्कुल साफ था कि आप 26 गठबंधन के जो बाकी दल हैं, आइए कांग्रेस आपका स्वागत कर रही है, लेकिन इस पूरे गठबंधन को जिसका नाम INDIA है, इसको लीड करेंगे राहुल गांधी, लीड करेंगे सोनिया गांधी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि शरद पवार को आप साइड करें और किसी गठबंधन या किसी भी आयोजन का प्रतिनिधित्व अगर सोनिया गांधी करेगी तो वहां शरद पवार नंबर 2 के नेता बनकर नहीं रह सकते। ये उनकी हैसियत और उनके कद से मैच नहीं करता। और इसीलिए मैं आपको बताऊं कि शरद पवार ने जब बेंगलुरु की मीटिंग जो देखी है, वहीं से ये हो गया कि भाई अब वो इस गठबंधन में आगे नहीं आएंगे। फिर वापस कैसे जाएं, वापस कहां जाएं? तो भतीजे के जरिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन बना लिया। और इसमें जहां तक सूत्रों की माने और एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं पहले से सोचता आया हूं कि ये शरद पवार जी के बिना इच्छा के भतीजा अजीत पवार बीजेपी के साथ नहीं गया है। पहले भी आप याद करिए, जब देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया था 48 घंटे का, उस समय भी देवेंद्र फडणवीस ने खुद खुलासा किया है कि ये शरद पवार जी से बातचीत होने के बाद ये तय हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी को NCP सपोर्ट करेगी और इसलिए शपथ ग्रहण समारोह हुआ। लेकिन उसके बाद चीजें बदली, जिसके लिए शरद पवार जिम्मेदार है। यानी उनकी मर्जी के बिना NCP में कोई पत्ता नहीं हिलता। भतीजा भी, अजीत पवार भी, भले ही ये कहा जाए कि साहब वो भतीजे को नहीं दिया, पार्टी की कमान अपनी बेटी को दे रहे हैं, वहां बिल्कुल साफ है कि भतीजा चाचा से कतई अलग नहीं है। और इसीलिए ये जो हुआ है कि अजीत पवार डिप्टी CM और उसके बाद छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता उनके साथ, ये सब का सब शरद पवार का ही प्लानिंग थी। और इस प्लानिंग के पीछे एक ही सोच है कि वो देख लेते हैं, अगर ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री चेहरा शरद पवार जी को बना दिया जाता पटना की मीटिंग में, और 26 दलों की मीटिंग जो बेंगलुरु में हुई, इसमें अगर शरद पवार जी को आगे रखा जाता तो शायद उनको पता लग जाता कि भाई ठीक है, फिर तो यहां देख लेते हैं, केंद्र में सरकार बनने का चांस भले ही ना हो, प्रधानमंत्री चेहरा बनकर एक प्रमुख लीडर के तौर पर 2024 के चुनाव में उतरा तो जा ही सकता है। लेकिन हुआ नहीं है।
वो चाह रहे थे कि अपने हिसाब से गठबंधन में अपने हिसाब से चीजों को कर लें तो अपनी सीटें ज्यादा आ जाए, लेकिन गणित जोड़ लगा करके जब शरद पवार जी ने देख लिया कि 2024 में भारी बहुमत से मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जैसे ही कुछ टीवी चैनल के और सर्वे करने वाली टीम के सर्वे सामने आए, 350 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दी और महाराष्ट्र के अंदर भी जो राजनीति है उसका जो रुख दिखाई दिया, शरद पवार जी को समझ में आ गया कि एक डूबता जहाज है और एक ऊपर उड़ने वाला जहाज है, किस में शामिल होना है, किस तरफ जाना है। और इसीलिए राजनीति का कोई चाणक्य बेशक ना कहा जाए ना वाला हो, एक आम आदमी भी जो भारतीय है, भारत की राजनीति को जो लोग समझते हैं, उनको भी इतनी समझ तो है ही कि वो किसकी तरफ जाएंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, इस देश का उभरता सितारा राजनीति में, और एक तरफ कांग्रेस है, डूबता जहाज। वहां कौन जाएगा? तो शरद पवार जी से तो ये उम्मीद की ही नहीं जा सकती। और इसीलिए शरद पवार जी ने दूसरा रास्ता अपनाया कि जहां भतीजे के साथ अपनी पूरी टीम राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के जरिए शामिल कर ली और सत्ता में जाकर बैठ गए। एक तरह से आप समझिए कि डिप्टी सीएम भले ही आपको दिख रहा होगा कि महाराष्ट्र के अजीत पवार हैं, लेकिन आप इनडायरेक्टली देखिए तो शरद पवार ही हैं, उन्हीं के हाथ में पावर है, क्योंकि भतीजे समेत पूरा मंत्रिमंडल शरद पवार जी के चरण पखारने जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी समेत पूरे महाराष्ट्र की जनता को अजीत पवार मंत्रिमंडल की तरफ से एक संदेश था कि हम बेशक मंत्री बन गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा बेशक गठबंधन है, लेकिन हम अजीत पवार के बिना कुछ नहीं है, यानी चाचा जी के बिना हम कुछ नहीं है। अभी भी हमारी नजरों में अजीत पवार ही सर्वे सर्वा है। भाषणबाजी हुई, सुप्रिया सूले ने कुछ बोला, लेकिन उसका लब्बो लबाब क्या है? ये तो बोला ही कि अजीत पवार, अजीत दादा भले ही बीजेपी के साथ चले गए, पार्टी तोड़ दी, लेकिन हमारे व्यक्तिगत रिश्ते तो अभी भी रहेंगे। और इसको किसी ने नहीं नकारा। तो उसका मतलब क्या था? एक बैलेंस बनाया जा रहा था। लेकिन अब चीजें सामने हैं, 2024 का चुनाव सामने है, बीएमसी का चुनाव सामने है, और अब यह भी चीज आ गई है कि जिस तरह से मोदी जी की तस्वीर जो एकनाथ शिंदे फैमिली के साथ आई, उसके बाद से कुछ चीजें बदली हैं। जिस तरह से मोदी जी ने और अमित शाह दोनों ने एकनाथ शिंदे परिवार के साथ फोटोशूट किया, यानी उनको घर में बुलाया, फिर उनके साथ फैमिली फोटो हुई जिसमें उनके सांसद बेटे भी थे। इससे एक मैसेज गया कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं, तो आप सीधे मोदी जी से जुड़ते हैं। मोदी जी से जुड़ने का मतलब आप समझ रहे हैं कि इस देश में आप सबसे पावरफुल व्यक्ति के साथ जुड़ रहे हैं। और कौन नहीं चाहेगा कि जब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स में केस चल रहे हों, नेताओं पर लगातार प्रहार चल रहा हो, तो जेल के जाने का चक्कर चल रहा हो, ऐसे में मोदी जी से कौन निकटता नहीं चाहेगा। तो शरद पवार जी का ये जो बदलाव है, तो इनाम अवार्ड एक बहाना है, और इसलिए ये जो INDIA नाम का जो गठबंधन है, इसमें खलबली इसलिए है कि अभी तो हम जोड़ने में लगे थे और ये बिखरने में लग गया है। शरद पवार जो कि एक पावरफुल चेहरा थे, वो इस गठबंधन से अलग जाते दिखाई दे रहे हैं। यहां एक बात और आप देख लें कि शरद पवार के जाने का मतलब एक व्यक्ति के जाने का मतलब नहीं है। अभी इस INDIA गठबंधन के कई ऐसे घटक दल शरद पवार के इशारे पर इस गठबंधन को छोड़कर भाजपा के साथ आएंगे। और यहां आपको अंत में एक बात और बता दूं कि अध्यादेश को लेकर, जो दिल्ली सरकार का अध्यादेश है जिसको लेकर केजरीवाल जी एक एक वोट जुटा रहे थे, वो सोमवार को बिल पेश होगा, ऐसे ही खबर आ रही थी, लेकिन वो सोमवार को पेश नहीं हुआ। अब वो मंगलवार को पेश होगा और इसी दिन ये अजीत पवार, शरद पवार मोदी जी के मंच पर साझा होंगे। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि शरद पवार अपने दल बल के साथ ये जो अध्यादेश है इस पर वोट करने नहीं जा रहे हैं। अभी तक मेरे पास जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि वो अध्यादेश के मैटर पे न लेफ्ट हैं न राइट हैं, और वो अपने रास्ते में तटस्थ हैं। उन्होंने अभी भी बराबर दूरी बनाकर रखी है, यानी इस वोट को वो करने नहीं जा रहे हैं, उसमें शामिल होने नहीं जा रहे हैं। इशारा बिल्कुल साफ है कि वो कांग्रेस के गठबंधन में दूरी बनाकर रख रहे हैं और अगले कुछ आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी से उनकी नजदीकियां बढ़ेंगी। इसीलिए
INDIA गठबंधन में खलबली मची हुई है और उनको लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ और घटक दल भी इसी तरह टूटकर अलग ना चले जाएं, क्योंकि सर्वे सभी ये कह रहे हैं कि तीसरी बार आएंगे तो मोदी जी ही। वंदे मातरम।